हेलो स्टूडेंट्स, एक और प्रॉब्लम अभी भी मैंने रिसीव की है एग्जिस्टिंग बैचेस के थ्रू। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। ओरिजिनल सोर्स इस क्वेश्चन का जो था वो फेमस बुक एस क्रोटोव से लिया गया इस क्वेश्चन को। ठीक है, और आज की डेट में ये क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट हर एक बुक के अंदर प्रेजेंट की गई है, बट ओरिजिनली दिस क्वेश्चन वॉज फ्रॉम एस क्रोटोव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट आपके सामने दिख रहा है वहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन की बात की गई है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन है जो कि एक पॉजिटिव चार्ज Q1 से इमर्ज होती है अल्फा एंगल पर, और नेगेटिव चार्ज Q2 पर टर्मिनेट होती है बीटा एंगल पर, जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हो। तो ये एक लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q1 चार्ज से अल्फा एंगल पर निकल रहा है और माइनस Q2 चार्ज पे जा करके बीटा एंगल पर टर्मिनेट हो रहा है। दिस इज आवर लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इस क्वेश्चन में अल्फा बीटा का रिलेशन पूछा गया कि एंगल अल्फा और एंगल बीटा के बीच में क्या रिलेशन होगा। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बट कई सारे लोग इसको मैथमेटिकल क्वेश्चन बना देते हैं कि जस्ट मैथमेटिक्स फॉलो करते हैं वो इसके अंदर। तो मैं इस क्वेश्चन में जो लॉजिक है डायरेक्टली उस पर आ रहा हूँ। एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन हमारे पास है और ये ऑलरेडी आई थिंक जितने भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं जेई को लेकर के, उन्होंने इस क्वेश्चन को ज़रूर अपने किसी न किसी असाइनमेंट में ट्राई किया होगा। और क्वेश्चन ये कहता है आपसे कि सपोज़ आपके पास कोई एक सर्कुलर सरफेस है। लेट्स से आपके पास एक सर्कुलर सरफेस है और उसकी एक्सिस पर, राइट, उस सर्कुलर सरफेस की जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ दैट सर्कल, उस पर आपने कोई पॉइंट चार्ज प्लेस किया है। मतलब ये आपका सर्कल का एक्सिस मान लेते हैं और इस एक्सिस पर हमने कोई एक प्लस Q पॉइंट चार्ज रखा है, मान लूँ। हम सबको ये पता है कि जो पॉइंट चार्ज Q होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। ठीक है ना, हमें सबको पता है कि इसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, एंड पॉइंट चार्ज Q की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडियली ओरिजिनेट करती हैं। तो इस तरीके से इस पॉइंट चार्ज Q की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी रेडियल। ठीक है, सो इस तरीके से आप इसकी रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो ऑल अराउंड द चार्ज, हर तरफ। अब इनमें से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी भी होंगी जो इस सर्कल की टेंजेंट बनते हुए जाएंगी, आई मीन इसको ग्रेज करते हुए जाएंगी। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़रूर ऐसी होंगी जिनको आप आगे एक्सटेंड करोगे तो इस सर्कल को ग्रेज करते हुए जाएंगी। और इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम लाइंस, वो इस सर्कल के एरिया को क्रॉस करके जाएंगी, पेनिट्रेट करते हुए जाएंगी। ये इस टाइप की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप देख रहे हो, ये इस सरफेस से पेनिट्रेट कर रहे हो, आप इस सर्कुलर सरफेस को क्रॉस करते हुए जा रहे हो। तो ये जो लाइंस हैं जो पॉइंट चार्ज Q से ओरिजिनेट हो रही हैं, और ये जो सर्कल हमारे सामने प्रेजेंट है इस सर्कल को क्रॉस भी कर रही हैं। ठीक है जी, ये इस सर्कल को क्रॉस कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सर्कल को क्रॉस करेंगे, इस सर्कल को, इस सरफेस को क्रॉस करेंगे, तो इनकी वजह से यहाँ पर कुछ फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट होगा, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जब कैलकुलेट करना होगा तो आपको एक डिफरेंशियल अप्रोच लेना पड़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है यहाँ पर। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म पैटर्न पे होता है तो फ्लक्स फॉर एनी लार्ज एरिया इज ऑब्टेन्ड बाय द मेथड ऑफ कैलकुलस। तो यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, कैलकुलस मेथड के हिसाब से यहाँ पर एक डिफरेंशियल रिंग मानेंगे। यहाँ पर एक हम डिफरेंशियल रिंग मानेंगे और ये एज्यूम करेंगे कि जो डिफरेंशियल रिंग है उसका रेडियस, इसको मैं अलग से दिखा रहा हूँ यहाँ पर, दैट दिस रेडियस विल बी इक्वल्स टू स्मॉल r एंड द एक्स्ट्रा विड्थ, दिस एक्स्ट्रा स्मॉल विड्थ विल बी dr। सो दिस पोर्शन इज dr। ये जिसको मैं शेडेड कर रहा हूँ, ब्लैक शेडिंग जिसकी हो रही है, ये आपका dr पोर्शन का एक सर्कुलर बैंड है, अ सर्कुलर बैंड ऑफ dr पोर्शन। अब अगर आप उस बैंड पे अलग से फोकस करो, सेपरेट फोकस करते हैं कि जो सर्कुलर बैंड है आपके पास जिसकी विड्थ dr है, इसकी बात करें अगर, तो इस सर्कुलर विड्थ dr के लिए जो डायग्राम है उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है, ये लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, ये लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, इस सर्कुलर बैंड के लिए। और अगर इस सर्कुलर बैंड का नॉर्मल डायरेक्शन चेक करो
तो जो नॉर्मल है वो इस तरफ आएगा, इसकी नॉर्मल इस तरफ आएगी, यानी ये जो लाइन बनेगी ये नॉर्मल की लाइन बनेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का नॉर्मल के अलॉन्ग कुछ कंपोनेंट निकालोगे, और सपोज़ करो ये एंगल अगर थीटा हो, ठीक है, ये एंगल अगर हम यहाँ से इसको थीटा एंगल माने, तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो नॉर्मल लाइन बनेगी उस नॉर्मल लाइन के साथ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है ये थीटा एंगल ही बनाएगी। अगर ये थीटा एंगल बनेगा तो यहाँ पर भी थीटा एंगल बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल के अलॉन्ग जो प्रोजेक्शन होगा, प्रोजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग नॉर्मल, दैट मीन्स ये कंपोनेंट हमारे लिए बन जाएगा ई इंटू कॉस थीटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा प्रोजेक्शन जो इस तरफ आएगा वो बनेगा ई इंटू साइन थीटा। अब फ्लक्स इनमें से कौन जनरेट करेगा? तो फ्लक्स हम लोग की जो डेफिनेशन है, थ्योरी है कि किसी भी सरफेस के लिए जो फ्लक्स बनता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के उस कंपोनेंट की वजह से होना चाहिए जो कंपोनेंट उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा हो। तो इस डिफरेंशियल बैंड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो ई कॉस थीटा एग्जिस्ट कर रहा है, तो ई कॉस थीटा की वजह से यहाँ पर फ्लक्स जनरेट होगा। और अगर वो फ्लक्स कैलकुलेट करने को दिया जाए कि वो फ्लक्स कितना होगा फॉर दिस स्मॉल एरिया, और ये जो स्मॉल एरिया है ये भी आपको पता है कि क्योंकि ये सर्कुलर बैंड है इसका रेडियस स्मॉल आर है, तो रेडियस अगर स्मॉल आर है तो 2 पाई स्मॉल आर इसकी सरकमफ्रेंस और डी आर इसकी विड्थ है, तो इंटू डी आर, दिस इज द डिफरेंशियल एरिया। अब इस डिफरेंशियल एरिया के लिए आप जब फ्लक्स निकालोगे विच डी फाई, तो डी फाई जो होगा वो बिकॉज ऑफ ई कॉस थीटा होगा। सो दिस इज ई कॉस थीटा टाइम्स डी ए, और ये वैसे भी फ्लक्स की डेफिनेशन दी जाती है। अब इसमें ई क्या होगा? तो ई की वैल्यू भी देख लो आप। अगर आप ये डिस्टेंस स्मॉल आर पुट कर रहे हो ना, ये डिस्टेंस स्मॉल आर है, राइट, तो मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाऊँगा, ठीक है ना, मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाऊँगा, आप फोकस करिएगा इस पे ऊपर कि ये पॉइंट जो आप ले रहे हो यहाँ से, ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ तक का, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी, लेकिन हम इस डिस्टेंस को स्मॉल आर कह रहे हैं। अगर ये डिस्टेंस हमारा स्मॉल आर है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये थीटा बन रहा है, तो ये लेंथ हम निकाल सकते हैं। तो उसको मैं ज़रा सेपरेट कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर इन अ सेपरेट कैलकुलेशन, कि इस तरीके से आपके पास एक राइट एंगल बनेगा, तो ये स्मॉल आर होगा, ये थीटा होगा, तो आप ये लेंथ ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री से इस लेंथ की कैलकुलेशन की जा सकती है, और अगर आप ट्रिग्नोमेट्री से इस लेंथ की कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा स्मॉल आर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा, ठीक है, स्मॉल आर डिवाइडेड बाय साइन थीटा। और इस डिस्टेंस की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि पॉइंट चार्ज क्यू से ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी कि जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे वो एज पर द पॉइंट चार्ज फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पॉइंट चार्ज की वैल्यू क्यू अपॉन स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस, एंड द स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस विल बी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब हमें क्या काम करना है देखो, ठीक है ना, अब हमें यहाँ पर क्या काम करना है, ये सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ आपके सामने दिख रही हैं ये सारी की सारी वैल्यूज़ पुटअप करेंगे इसके अंदर। और ये सारी वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे वो भी बता दूं मैं आपको। ये सारी वैल्यूज़ किस तरीके से लाओगे आप, बिकॉज ये सब कुछ जब यहाँ रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पुट की जाएगी, देन डी ए की वैल्यू पुट की जाएगी 2 पाई आर डी आर यहाँ पर, और फिर कॉस थीटा ना कोसाइन थीटा। तो व्हाट इज़ कोसाइन थीटा? तो कॉस थीटा भी आप इसी ट्राइंगल से देख लो, आई मीन ये थीटा है आपके पास, ये कॉस थीटा है, ये 90 डिग्री है। तो एक बार काम करते हैं ना, ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। अगर ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू ओवर आर स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर साइड पे चला जाएगा, इनटू दिस कॉस थीटा इनटू दिस डी ए विच इज़ 2 पाई स्मॉल आर डी आर, राइट, ये आ जाएगा आंसर 2 पाई स्मॉल आर डी आर। अब एक पॉइंट लास्ट में देखिएगा, ये सब मैथमेटिक्स है, मतलब यहाँ पर कोई फिजिक्स का लॉजिक नहीं है, ये सब मैथमेटिक्स है, और हो सकता है कि आप इससे बेटर वे में खुद से भी कर लूँ कि अगर हम ये डिस्टेंस को डी मान लें या ये डिस्टेंस को हम कुछ ए मान लेते हैं, ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ द सर्किल और पॉइंट चार्ज के बीच में ये डिस्टेंस अगर आप ए मान लो, तो आप ये भी कह सकते हो कि स्मॉल आर अपॉन ए विल बी tan थीटा, यानी कि स्मॉल आर इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाय
tan थीटा कहा जा सकता है, स्मॉलर इक्वल टू a tan थीटा। तो इससे आप ये भी कह सकते हो कि जो d ऑफ r होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ r होगा, वो हो जाएगा a एंड sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो हम क्या करेंगे, ये जो r और dr है ये यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे। सो r और यहाँ पर r और dr ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे और यहाँ पर जो r स्क्वायर है इसको पुट करेंगे। बिकॉज इस अभी की जो एक्सप्रेशन है इसमें दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक r वेरिएबल है और एक थीटा वेरिएबल है। तो या तो आप थीटा को r के फॉर्म में लाओ या फिर r को थीटा के फॉर्म में लाओ। सिंगल वेरिएबल होगा तभी इसको आगे इंटीग्रेट कर पाओगे। तो r और dr जो यहाँ पर है और ये r स्क्वायर है, तो एक r तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें से r से एक r चला जाएगा। जो एक r यहाँ पर है और एक जो dr यहाँ बचेगा, उनकी जगह पर आप ये a tan थीटा और a sec स्क्वायर थीटा रखोगे। तो ये पूरा एक्सप्रेशन थीटा का फंक्शन बनेगा, थीटा का फंक्शन। और ऐसे में जब टोटल फ्लक्स फाइंड करना होगा आपको फॉर दैट सर्किल, तो आप इसको जब इंटीग्रेट करेंगे ना, इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्योंकि वेरिएबल थीटा है हमारे पास, तो हम एंगल थीटा के लिमिट रखेंगे। और एंगल थीटा के लिमिट किस तरीके से रखेंगे वो भी देखो। हम ये लोग ये मानेंगे कि जो सर्किल का एज है, जहाँ पर उस सर्किल की एज है, उस एज से जो लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो सर्किल की एज पे जा रही है, लेट्स से वो उसकी एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, ये इसको अल्फा मान लेते हैं। सपोज दैट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सर्किल की एज को क्रॉस करेगी वो एक्सिस से अल्फा एंगल पर होगी। तो जो हमारा एंगल थीटा है उसकी यहाँ पे लिमिट्स जो रखी जाएंगी वो थीटा इक्वल टू 0 से एंटिल थीटा इक्वल्स टू अल्फा। और इसके आगे का पोर्शन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि इसके आगे का पोर्शन आप सॉल्व करेंगे। और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से बनेगी, q/2 एप्सिलॉन 0 एंड इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा। सो रिमेंबर दिस रिजल्ट कि ये हमारा फ्लक्स बनेगा इस क्वेश्चन में। इस डाउट के थ्रू ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। अब इसका एप्लीकेशन है, मैं इस रिज़ल्ट को ऑलरेडी अपने बैच में करा चुका हूँ, मैं अपनी क्लासरूम्स के अंदर इस रिज़ल्ट को ड्राइव करता हूँ। वीडियो में इसका सल्यूशन दिया गया है, तो अब आप इस पूरे प्रिंसिपल को यहाँ पर समझो। इस पूरे प्रिंसिपल को यहाँ पर कैसे समझ सकते हो। सपोज करो इस प्लस क्यू चार्ज के काफ़ी क्लोज, बहुत ज़्यादा क्लोज, इस प्लस क्यू चार्ज के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आप एक छोटा सा सर्कल इमेजिन करो, छोटा सा सर्कल। और यहाँ पर जो लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उस सर्कल की टेंजेंट से जाएगी। आप प्लस क्यू चार्ज के नियर में काफ़ी क्लोज चले जाओ, बहुत ज़्यादा क्लोज। और बहुत ज़्यादा क्लोज जाने की वजह है, बहुत ज़्यादा क्लोज इसलिए जाना पड़ेगा कि पॉइंट चार्ज क्यू के बहुत क्लोज जाने पर आपको रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मिलेंगी। और एक रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के अंदर सर्कुलर सरफेस की एज को क्रॉस करता हुआ जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है अल्फा एंगल पर, तो इन टर्म्स ऑफ दिस अल्फा, फ्लक्स फॉर दिस सर्कुलर सरफेस, फ्लक्स फॉर दिस एरिया, वो आप ये डिराइव कर रहे हो। तो अगर हम इस पॉइंट चार्ज क्यू के क्लोज एक सर्कुलर सरफेस इमेजिन करें, ऐसा इमेजिन करें कि इसके जस्ट बगल में एक सर्कुलर सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो अल्फा एंगल पर इसकी एज को क्रॉस कर रही है, इसकी एज को टच कर रही है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अल्फा एंगल पर इधर वाले एज को टच करेगी और सिमेट्री से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर भी निकल के आएगी, तो कितनी लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस जो इस सर्किल के अंदर से क्रॉस करेंगी, नंबर ऑफ लाइंस जो इस सर्किल के अंदर से क्रॉस करेंगी वो निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं इसको एक सेपरेट पेज पे दिखा देता हूँ। देखिएगा, एक सेपरेट पेज पे मैं इसको एक बड़े डायग्राम में दिखा रहा हूँ कि सपोज़ करो आपके पास ये प्लस क्यू चार्ज था, प्लस Q1। तो हम सबको पता है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो वो Q1 चार्ज के जब नियर रहते हो, आप इसके नज़दीक रहोगे, जब इसके आप काफ़ी क्लोज आओगे तो ये रेडियल लाइन्स ही होंगी। आगे चल करके ये लाइन्स भले आपकी कर्व शेप में ले लें, ऐसे कर्व होती चली जाएँ, और ये कर्व इसलिए होती जा रही है बिकॉज यहाँ पर आपने -Q2 चार्ज रखा हुआ है। बट जब ये यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं तो ओरिजिनेशन जो होता है, ओरिजिन हमेशा रेडियल डायरेक्शन में होता है। और अगर ओरिजिन इनका रेडियल डायरेक्शन में है तो जो लाइन अल्फा एंगल पर ओरिजिन होगी, ठीक है, और वहाँ पर अगर आप एक वर्चुअल सरफेस मान लो सर्किल के फॉर्म में, वर्चुअल सर्कुलर सरफेस, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले जैसा हो गया कि जितनी भी लाइंस प्लस Q1 से अल्फा एंगल से कम एंगल पर निकलेंगी,
अल्फ़ा से लेस एंगल पर जो लाइंस यहाँ से बाहर आएंगी ऐसे, उनकी वजह से इस सर्किल से एक फ्लक्स बनेगा और वो फ्लक्स हो जाएगा Q1 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट में 1 माइनस कोसाइन अल्फ़ा, अभी पीछे डिराइव किया है। अब आइए इधर पे, क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो अल्फ़ा एंगल पे लाइन निकली थी ये आ करके इस -Q2 चार्ज पे टर्मिनेट हो गई, और यहाँ पर भी वही थियोरी होगी कि जब ये टर्मिनेट होंगे ना तो इसके बहुत क्लोज आने पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियल होनी चाहिए। फिर ये यहाँ पर टर्मिनेट करेंगे और जब इसके बहुत ज़्यादा क्लोज आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियल होंगी, और ये रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बीटा एंगल पर आ रही हैं। ठीक है, तो अब आप सेम कंसेप्ट यहाँ लगाओ। आप इमेजिन करो कि यहाँ पर भी एक सर्किल है, हाइपोथेटिकल सर्किल, तो कितनी लाइंस, और ये जितनी लाइंस आप यहाँ से ओरिजिनेट करके दिखा रहे हो ये सारी की सारी लाइंस वापस इधर ही आएंगी, इसी सर्किल के थ्रू आएंगी। ये लाइन जो ओरिजिनेट हुई थी वो भी इसी सर्किल के थ्रू आएगी, ये लाइन जो ओरिजिनेट हो रही थी वो भी इसी सर्किल के थ्रू आएगी, ये लाइन जो ओरिजिनेट हो रही है ये भी आगे चल करके इसी सर्किल के थ्रू आएगी। तो जितनी नंबर ऑफ लाइंस प्लस Q1 चार्ज से अल्फ़ा एंगल के इंटरवल में ओरिजिनेट हो रही हैं उतनी ही नंबर ऑफ लाइंस Q2 चार्ज पे जा करके बीटा एंगल के फॉर्म में टर्मिनेट हो रही हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ लाइंस जो इस सर्किल को क्रॉस करेंगे और नंबर ऑफ लाइंस जो इस सर्किल से एंटर करेंगे दे आर इक्वल। यहाँ के नंबर ऑफ लाइन और यहाँ के नंबर ऑफ लाइन बराबर है, और जब ये दोनों नंबर ऑफ लाइंस इक्वल है तो इस सर्किल से जो फ्लक्स पास करेगा और इस सर्किल से जो फ्लक्स पास करेगा वो दोनों फ्लक्स बराबर होने चाहिए। और अब बीटा एंगल के फॉर्म में यहाँ का जो फ्लक्स लिखा जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज वो Q2/2 एप्सिलॉन 0 इंटू 1 माइनस कॉस बीटा होगा। और अब आप इन दोनों फ्लक्स को जस्ट इक्वेट कर दो, तो जो आपका क्वेश्चन है कि एंगल अल्फ़ा और एंगल बीटा के बीच क्या रिलेशन होगा वो रिलेशन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज, और ये पॉइंट आप ध्यान समझना है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीविंग प्लस Q1 चार्ज विद इन एंगल अल्फ़ा एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रीचिंग -Q2 चार्ज विद इन एंगल बीटा दे आर इक्वल। नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन एवर क्रॉस ईच अदर। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से ओरिजिनेट करे और वो इस Q2 तक ना जाए, बिकॉज जब अगर अल्फ़ा एंगल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट हो रही है जाकर के Q2 पर, तो उससे कम एंगल की लाइंस को गारंटीड Q2 पर कन्वर्ज करना पड़ेगा, बिकॉज अदर कोई तरीका है नहीं। और तरीका एक ये हो सकता है कि ये लाइन निकले और बीच में कहीं से क्रॉस करके निकल जाए, बट दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर नहीं सकती, तो इन सारी लाइंस को यहीं पर कन्वर्ज करना है। तो जितनी नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पर अल्फ़ा एंगल के अंदर फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगी उतनी ही नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पर बीटा एंगल के अंदर फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगी, और इस वजह से आप इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर सकते हो। सो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सोल्यूशन लेंदी होने का रीज़न ये है, सोल्यूशन लेंदी जो हुआ है वो जस्ट इसकी वजह से है। अगर ये रिज़ल्ट आपको पहले से पता है, एडवांस में पता था, तो ये हार्डली 2 मिनट का क्वेश्चन था। और अगर ये रिज़ल्ट पहले से नहीं मालूम है तो ये भी बता दिया गया कि इस रिज़ल्ट को कैसे ड्राइव किया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपका जो प्रॉब्लम था, उसका जो डाउट है वो अब रिजॉल्व हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू।